बिल्कुल पहले की तरह सर्किट है, कैपेसिटर लगा दिया है बस। तो इसका जो कैपेसिटर मान लीजिए C है और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो VC है और यहाँ पर जो करंट आता है मान लीजिए वो IC है। सिग्नल पहले की तरह एज इट इज रखा गया, इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी हो गया। चलिए जी, तो VC कितना हो जाएगा? VC विल बी हो जाएगा V0 साइन ओमेगा टी एंड V0 विल बी इक्वल टू E0। इसमें भी कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, चार्ज जो इस पे आएगा कैपेसिटर पे दैट विल बी इक्वल टू Q टाइम Q विल बी इक्वल टू CV। ये चार्ज का फॉर्मूला होता है कैपेसिटर के लिए। आपको चाहिए करंट, द करंट विल बी इक्वल टू dQ बाई dt। भाई डेरिवेटिव होता है ना करंट जो है इसका चार्ज का। और आपका चार्ज कितना है? चार्ज है आपका C इंटू वी एंड V की वैल्यू है V0 साइन ओमेगा टी। तो जब आप चार्ज को डिफरेंशिएट करेंगे तो C और V0 तो कांस्टेंट है, इनका डिफरेंशिएशन होना नहीं है। साइन ओमेगा टी का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। तो ये आपका आ जाएगा C V0 एज इट इज, ये तो दोनों एज इट इज रहेंगे। साइन ओमेगा टी का मतलब हो गया कॉस ओमेगा टी। और चूंकि इस यहाँ पर ओमेगा टी था तो ओमेगा टी का फर्दर करना पड़ेगा, चूंकि टाइम के साथ कुछ और भी है तो टी का तो 1 हो जाएगा, ओमेगा बचेगा इनटू ओमेगा। तो जो आपका करंट आया इट इज इक्वल टू ओमेगा C V0 कॉस ओमेगा टी, और यू कैन राइट इट एज V0 अपॉन 1 अपॉन ओमेगा C। देखो मैंने इसको सबसे नीचे ले जाकर रखा है, तो सबसे नीचे वाला फिर ऊपर आ जाएगा तो यही बन जाएगा। और कॉस ओमेगा टी को लिखा जा सकता है साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। दिस 1 अपॉन ओमेगा सी जो कि मैंने पहले ही बताया था, इसको हम कहते हैं कैपेसिटिव इंडक्टेंस। दिस इज योर एक्स सी 1 अपॉन ओमेगा सी। तो इसका मतलब ये हुआ योर करंट इज नाउ बिकम V0 अपॉन एक्स सी। और ये वही काम करता है जो R करता है रेजिस्टेंस वाले सर्किट में, ये भी रेजिस्टेंस ही है एक तरह का। साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 V0 अपॉन एक्स सी। V0 अपॉन एक्स सी इसको मैं कहता हूँ पीक वैल्यू ऑफ करंट I0। तो योर I अक्रॉस C विल कैपेसिटर विल बी इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब आप जरा इस इक्वेशन पे और इस इक्वेशन पे गौर करें जरा, अब आपको फेज का मतलब समझ में आ जाएगा। यहां पर साइन ओमेगा टी है, यहां पर साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है। योर करंट इज अहेड ऑफ द वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ पाई बाई टी। आपका जो करंट है वो लीड कर रहा है वोल्टेज से, आपका वोल्टेज पीछे है, उससे आपका जो करंट है वो आगे निकल गया है बाय एन एंगल ऑफ पाई बाई टी। तो जैसा कि मैंने वहां पर एक ग्राफ बनाया था, अगर ये वोल्टेज है आपका, ये अगर वोल्टेज है तो करंट इस वक्त पाई बाई 2 आगे है, मतलब वो मैक्सिमम है। अगर ये 0 है तो ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है तो ये 0 है। कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा ये, ठीक है। ये थोड़ी पीक इधर आ गई है, इस तरह से ये आएगा। अच्छा जी, ये अगर V है तो ये आपका I होगा। फेजर डायग्राम पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पहले तो दोनों एक साथ जा रहे थे, लेकिन अगर ये अब आपका VC है तो IC यहां पर नहीं आएगा, अब IC इससे आगे है कहीं पर। IC जो होगा वो यहां इससे आगे होगा यहां। तो ये इसका फेजर डायग्राम हो गया रिप्रेजेंट करने का। अब इसी पे एक न्यूमेरिकल है जो हमने यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है। अब देखिए आप क्या क्या चेंजेस आते हैं। अब चूंकि इसमें R तो है नहीं तो R का तो मसला नहीं है। अब एक न्यूमेरिकल है जिसमें C गिवन है। C गिवन है 150 माइक्रोफैरड, मतलब 150 इंटू 10⁻⁻⁻6 फैरड हो गया। E0 अभी भी उतना ही है, न्यू भी उतना ही है। आपको यही सारे पैरामीटर फिर से कैलकुलेट करने हैं C को लेके। तो V0 उतना ही हो जाएगा, ओमेगा भी उतना ही हो जाएगा 120 पाई रेडियन पर सेकेंड। VR की जगह अब आप इसको लिखेंगे VC एंड इट विल बी इक्वल टू, ये ठीक लिखा है 36 साइन 120 पाई। तो इसमें वोल्टेज में कोई मसला नहीं। करंट जो होगा, अब करंट में चेंजेस आएंगे। करंट में क्या चेंज आएंगे देखिए आप। करंट होता है V0 अपॉन XC, V0 अपॉन XC, और XC आपका है 1 अपॉन ओमेगा C। ओमेगा की वैल्यू है 120 पाई, 120 पाई, पाई का मतलब हो गया 3.14,
और C की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁻⁻⁴ -6 सॉरी। तो इसकी जो आप वैल्यू कैलकुलेट करके लिखेंगे तो इट विल बी 177 ओम। मैंने बताया था ना यूनिट ओम ही होती है इसकी भी। तो अब आपका आई नॉट कितना हो जाएगा, आई नॉट विल बी इक्वल टू वी नॉट विच इज़ आप 36/177 एंड इट इज़ अबाउट टू बी 0.20 एम्पियर। पहले 0.18 आ रहा था, उससे बढ़ गया है करंट। दैट मीन्स नाउ योर एक्सप्रेशन विल बिकम आई सी विल बी इक्वल टू आई नॉट की जगह 0.2 रख दीजिए आप एंड साइन ओमेगा टी की जगह 120 पाई इंटू टी प्लस π/2। ये फेज है इसमें, ये फाई है आपका, ये आपका फाई है। तीसरा सर्किट जो है आपका ये है इंडक्टिव सर्किट। इंडक्टिव सर्किट का मतलब है एक इंडक्टेंस सोलेनॉइड की तरह यहां पर लगा हुआ है। इसमें भी करंट पहले की तरह आई ही आ रहा है, IL कह दीजिए इसको। इसका वोल्टेज जो है VL है। तो इसमें अब आपको VL और IL बताना है। VL उतना ही हो जाएगा जैसे पहले हम लिख रहे थे VC की तरह, VL V नॉट साइन ओमेगा टी एंड V नॉट विल बी इक्वल टू E नॉट। कोई मसला नहीं है इसमें। लेकिन VL का एक फॉर्मूला हुआ करता है -I DL बाई सॉरी -L एंड DI/dt, DI/dt। अगर आप इस सर्किट में किरचॉफ लूप रूल लगाएं देन यू विल गेट, या अगर आप इसमें किरचॉफ लूप रूल लगाएं, आप इसको कहते थे पिछले चैप्टर में पढ़ाया EL। तो इसका मतलब ये है अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लूप लॉ VL विल बी इक्वल टू L DI/dt और यू कैन से L को यहाँ ले आइए, VL/L dt के यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, dt विल बी इक्वल टू DI और DI विल बी इक्वल टू VL की वैल्यू रख दीजिए V नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन L dt। आपको करंट चाहिए तो यू हैव टू इंटीग्रेट दिस एक्सप्रेशन। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो d हट जाएगा, I आ जाएगा यहाँ पर, V नॉट अपॉन L कॉन्स्टेंट है, इनका कुछ नहीं हो सकता। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी और ओमेगा टी को नीचे डिफ्रेंशिएट करके लिखोगे विच विल बी ओमेगा। ये रूल है इंटीग्रेशन का। दैट मीन्स योर करंट इज इक्वल टू V नॉट अपॉन ओमेगा L इंटू माइनस कॉस ओमेगा टी, और यू कैन राइट इट एज VI इज इक्वल टू V नॉट अपॉन XL कहते हैं इसको। ओमेगा इंटू L का नाम क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस का ही काम करेगा। अब R तो नहीं है, यहाँ पर XL है। और माइनस कॉस ओमेगा टी को लिखा जा सकता है साइन थीटा माइनस 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 90। तो थीटा की जगह ओमेगा टी और माइनस 90 की जगह π/2। दिस V नॉट अपॉन XL इट विल बी योर पीक करंट। तो करंट अक्रॉस इंडक्टर विल बी इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2। नाउ योर करंट इज लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ π/2। जिस तरह से कैपेसिटर में लीड कर रहा था इसी तरह ये इंडक्टर में लैग करेगा। तो अगर ये आपका वोल्टेज पहले की तरह हो तो अब ये इससे पीछे रहेगा इससे, ठीक है। और यहाँ पर कहाँ आ जाएगा, फेजर डायग्राम में क्या फर्क आएगा, फेजर डायग्राम में ये हो जाएगा आपका इट विल बी इक्वल टू, इट विल बी लाइक दिस, π/2 से पीछे रहेगा योर करंट, और ये आपका इंडक्टिव वोल्टेज हो गया, ठीक है जी। तो ये आपका फेजर डायग्राम है, करंट पीछे है और आपका वोल्टेज आगे है। करंट से आगे रहना चाहिए वोल्टेज फॉर इंडक्टिव रिएक्टेंस, और कैपेसिटर में आपका करंट आगे रहना चाहिए वोल्टेज से। यहाँ पर भी एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं जिसमें आपके L की वैल्यू दी है 230 मिली हेनरी। 230 मिली हेनरी है तो ये हो जाएगा 230 इंटू 10⁻³ -3 हेनरी। मिली को हटा दिया आपने,
हेनरी यूनिट होती है इंडक्टर की, मैं बता चुका हूँ एक लेक्चर में। यहाँ भी यही सारे पैरामीटर कैलकुलेट करने। ई नोट वही रहेगा, जितना वी नोट था, वी नोट उतना ही रहेगा जितना ई नोट था, 36 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी उतनी ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो आपका वी एल भी उतना ही आएगा 36 sin 120/t, जैसे कि पहले आ रहा था, यहीं पर आ रहा है ये भी। आई नोट जो हो जाएगा इसमें पीक वैल्यू ऑफ द करंट, दैट विल बी इक्वल टू एक्स एल, एंड एक्स एल इज ओमेगा एल, और ओमेगा एल का मतलब हो गया 120 पाई इंटू 230 इंटू 10⁻³ ओमेगा की वैल्यू रखिए 120 पाई 3.14, और एल की वैल्यू हो गई 230 इंटू 10⁻³ एंड इट विल बी अराउंड 76.7, सॉरी इट विल बी अराउंड 76.7 ओम। तो फिर अब आपका आई नोट कितना हो जाएगा? योर आई नोट विल बी इक्वल टू वी नोट अपॉन एक्स एल। वी नोट की वैल्यू 36 हो गई और एक्स एल की वैल्यू आपकी हो गई 76.7 ओम, तो इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.41 एम्पियर। यही एक्सप्रेशन में अब आप यहाँ पर 0.41 एम्पियर कर देंगे और ये आपका हो जाएगा -π/2, -π/2, क्योंकि यहाँ पर -π/2 आ रहा था। तो ये आपका इंडक्टिव लोड सर्किट हो गया। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम जब बात करेंगे, इसके बाद जो हम बात करेंगे आपके सामने वो होगी एक ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस तीनों एक साथ सीरीज में लगा दिए गए हैं, तब उनका नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा। जैसे इसका नेट रेजिस्टेंस XL आ रहा था, इसका इससे पहले वाले का नेट रेजिस्टेंस XC होता है, उससे पहले वाले में R होता है। अच्छा, अब मैं ज़रा उस बात का जवाब दे देता हूँ जो मैंने बताया था कि DC में क्यों नहीं यूज़ करते हैं आप इंडक्टर और कैपेसिटर, उसकी क्या वजह है, आप ज़रा उसको देख लीजिए। अब वी नो दैट XC इज इक्वल टू 1/ωc, और ओमेगा की वैल्यू अगर आप लीनियर फ्रीक्वेंसी में लेंगे तो इट विल बी 2π/c। इफ यू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड द फ्रीक्वेंसी, what will be the shape? XC is inversely proportional to the frequency. So as the frequency will increase, your capacitive reactance is going to decrease, like this. On the other hand, inductive reactance, which is omega L, it is equal to 2π/μL, and you can see XL is proportional to frequency. That means as your frequency will increase, your inductive reactance is going to increase. क्या मतलब है इन ग्राफ्स का? For the case of AC, your frequency is non-zero. अगर जीरो होगी तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन, अगर फ्रीक्वेंसी जीरो है तो XC इन्फिनिटी, यानी कि रेजिस्टेंस उसका इन्फिनिटी हो गया, और अगर रेजिस्टेंस कहीं इन्फिनिटी हो जाए तो वहां पर करंट जीरो हो सकता है, वो फ्लो ही नहीं कर सकती। तो क्या कोई ऐसा करंट है जिसकी फ्रीक्वेंसी जीरो होती हो? वो होती है DC। फॉर DC nu is 0, which implies that XC is going to be infinity। और अगर XC इन्फिनिटी हो गया, यानी कि अपोज करने वाला फैक्टर इतना ज़्यादा हो गया कि वो इन्फिनिटी को पहुंच गया, तो वहाँ पर करंट फ्लो हो ही नहीं सकता। हैंस कैपेसिटर डज नॉट अलाउ DC। आप कैपेसिटर के अक्रॉस DC अलाउ कर ही नहीं सकते, क्योंकि DC के लिए XC इन्फिनिटी हो जाएगा उस कैपेसिटर। तो इसलिए आप कैपेसिटिव सर्किट में कभी DC का जिक्र ही नहीं करते। ऑन द अदर हैंड, इन द केस ऑफ, अब हम इंडक्टर क्यों नहीं लगाते? इंडक्टर के केस में चूंकि न्यू जीरो है DC के लिए, तो इसका मतलब यह है कि XL भी जो है आपका वो जीरो हो जाएगा रफली, यानी कि इंडक्टर DC को कोई रेजिस्टेंस प्रोवाइड ही नहीं करा रहा है। आप लगाइए ना लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता, करंट जो है बिना किसी डिस्टरबेंस के वहां से पास होकर चला जाएगा। तो जब इंडक्टर के लगाने का कोई फायदा ही नहीं, तो जरूरत क्या है एक एलिमेंट बढ़ाने की सर्किट में? इसलिए हम इसको भी DC में नहीं लगाते हैं नॉर्मली। ये अलाउ ही नहीं करता DC को, चूंकि इसका कैपेसिटिव इंडक्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है और इसका जीरो होता है, तो इसको लगाने की ज़रूरत नहीं बचती वहाँ पर। इसीलिए हम कभी कभी वहाँ पर डिस्कस
मोस्टली हम वहाँ पर इग्नोर ही करते हैं। लेकिन AC के केस में चूंकि फ्रीक्वेंसी नॉन ज़ीरो है तो XC भी आपका इन्फिनिटी ना होकर कम होगा और ये XL भी ज़ीरो ना होकर कुछ ज़्यादा होगा वहाँ पर। ठीक है, एक सवाल आ जाता है बोर्ड में कि वाई एक्सप्लेन वाई कैपेसिटर डज नॉट अलाउ DC। उसका रीज़न यही है कि आपका जो DC है उसके लिए कैपेसिटिव इंडक्टेंस इन्फिनिटी हो जाता है, तो करंट विल नॉट बी अलाउड थ्रू द कैपेसिटर। ऑन द अदर हैंड इंडक्टर विल प्रोवाइड एन ईजी पाथ फॉर DC। एक सवाल ये भी आता है कि कमेंट ऑन द स्टेटमेंट दैट इंडक्टर प्रोवाइड एन ईजी पाथ फॉर DC एंड ब्लॉक AC। ब्लॉक नहीं करता, प्रोवाइड अ रेजिस्टिव पाथ फॉर AC। क्योंकि AC का न्यू जीरो नहीं होता तो इसका रेजिस्टेंस भी जीरो नहीं होगा, तो वो AC को ब्लॉक करेगा, ब्लॉक नहीं उसको रोकने की कोशिश करेगा, जबकि AC को ये एक ईजी पाथ देता है, उसके लिए कोई रेजिस्टेंस ही नहीं लगाता।